साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली एक चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, जिसे परीक्षा में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह एक काल्पनिक प्रतियोगिता है जो वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती, फिर भी इसका अध्ययन किया जाता है। परीक्षाओं में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पूछी जाती हैं। यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को काल्पनिक बाजार क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में हम पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, और अगर प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को काल्पनिक बाजार क्यों कहते हैं, तो आपको इन सभी विशेषताओं लिखने के बाद केवल इतना लिखना होता है कि ये सभी विशेषताएं वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती। इस वजह से इस प्रतियोगिता को काल्पनिक प्रतियोगिता या बाजार कहते हैं। आइए इन विशेषताओं को हम देखते हैं। पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। इस प्रतियोगिता में क्रेताओं यानी ग्राहकों और विक्रेताओं यानी दुकानदारों की अधिक संख्या मानी जाती है, जबकि वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता। किसी भी बाजार में जो ग्राहक होते हैं यानी क्रेता होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि जो विक्रेता होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनकी संख्या कम पाई जाती है। लेकिन इस प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों की ही अधिक संख्या को माना गया है। दूसरा जो है विशेषता है कि जो हमारे क्रेता हैं यानी ग्राहक हैं और विक्रेता हैं यानी दुकानदार हैं, इनको बाजार का पूरा ज्ञान होता है। यानी इनको इस बात की पूरी जानकारी होती है कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य पर मिल रही है। यह विशेषता भी हम सामान्य रूप में नहीं देखते हैं कि हर ग्राहक को यह जानकारी हो कि पूरे बाजार में कौन सी वस्तु किस मूल्य पर मिल रही है, पर इस विशेषता में यह माना जाता है। तीसरा जो अंतर है, जैसे हम विशेषता कहें, यह समरूप वस्तु है। इस प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि बाजार में जो भी वस्तु मिल रही है वह रंग, रूप, गुण, आकार की दृष्टि से समान है, अर्थात समरूप है। इंग्लिश में से होमोजीनियस कहते हैं। वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो इस प्रतियोगिता की यह विशेषता है कि वस्तुएं समरूप होती हैं। वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता, पर चूंकि ये काल्पनिक प्रतियोगिता है, इसलिए इसमें वस्तुओं को समरूप माना गया है। चौथा जो इसकी विशेषता है वो है कि इसमें एक समान मूल्य नीति का पालन किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं, अतः वस्तु का जो मूल्य है बाजार की शक्तियां यानी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी मूल्य निर्धारित होता है वो सभी विक्रेताओं द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कोई भी विक्रेता अपनी नई कीमत नहीं बनाता है, और जो कीमत बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, इसी कीमत पर सभी विक्रेता अपनी वस्तु का विक्रय करते हैं। अब अगर आपके मन में ये आता है कि कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य स्वयं क्यों नहीं बना लेता, थोड़ा अंतर रख सकता है, तो इसकी वजह यह होती है कि वस्तुएं समरूप हैं। ऊपर हमने देखा क्रेता विक्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाता है या ज़्यादा में बेचना चाहता है, तो उसके जो ग्राहक हैं वो दूसरे विक्रेताओं के पास चले जाएंगे, क्योंकि वस्तु तो वही बिक रही, वहाँ भी उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया है। जबकि जिसका रेट बढ़ा हुआ है उसके ग्राहक क्या करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। वो जिसके पास कम मूल्य पर वस्तु मिल रही है, जिस विक्रेता के पास, उसके पास चले जाएंगे। इस प्रकार से कीमत बढ़ाने का उस विक्रेता को नुकसान होगा, उसके ग्राहक कम हो जाएंगे, हो सकता खत्म भी हो जाए। दूसरी बात यह आती है कि ग्राहक को ज़्यादा बुलाने के लिए कीमत क्यों नहीं कम कर लेता वो अपनी। तो कीमत भी कम इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि बाजार की शक्तियां यानी मांग और पूर्ति के द्वारा वह जो कीमत निर्धारित की गई होती है वह न्यूनतम कीमत होती है। उससे और कम कीमत अगर वो करेगा तो उसको जो सामान्य लाभ हो रहा होता है वो हानि में भी बदल सकता है। चलो हानि में भी बेचने को तैयार हो जाए, लेकिन अगर वो कीमत कम करता है और दूसरे विक्रेताओं ने भी कीमत कम कर ली, तो उसे कीमत कम करने का कोई फायदा मिलेगा नहीं।
इस वजह से वो कीमत में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता है। तो इस प्रतियोगिता में एक समान मूल्य नीति का पालन किया जाता है और जो विक्रेता होते हैं वो कीमत स्वीकारक माने जाते हैं। अगली विशेषता है हमारी फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। इस प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि किसी भी उद्योग के अंतर्गत जो फर्में होती हैं, अगर उद्योग में सामान्य लाभ से अधिक लाभ हो रहा होता है तो दूसरे उद्योगों की फर्में इस उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी जिसमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, और जब नई फर्में आ जाएंगी तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तु के मूल्य कम हो जाएंगे। इस प्रकार से जो अधिक लाभ हो रहा होता है वो सामान्य लाभ में बदल जाता है। और अगर हम ये माने कि किसी उद्योग में हानि हो रही है, फर्मों को नुकसान हो रहा है, तो कुछ जो सीमांत फर्में हैं, छोटी फर्में हैं, वो क्या करेंगी, उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी, जिससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। पूर्ति कम होने से मूल्यों में बढ़ोतरी होगी और जो हानि है वो काय में बदल जाएगी, सामान्य लाभ। तो इस प्रकार से इस प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि जो फर्में होती हैं, यानी जो बड़े विक्रेता होते हैं किसी बाजार में, वो आसानी से छोड़कर किसी भी बाजार को जा सकते हैं और किसी भी बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो विशेषता है उत्पादन साधनों की पूर्ण गतिशीलता। तो जो उत्पादन के साधन माने गए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इनके बारे में इस प्रतियोगिता में यह कहा गया है कि अगर किसी भी साधन को किसी फर्म में या किसी उत्पादक स्थल पर उन्हें ज्यादा प्रतिफल मिल रहा है तो वो उस स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, और अगर कहीं उन्हें कम प्रतिफल मिल रहा है या कम उनको मजदूरी मिल रही है तो वो उस फर्म को या उद्यम को छोड़कर आसानी से जा सकते हैं, और जहां ज्यादा मिल रहा हो वहां आसानी से आ सकते हैं। वाकई में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक उत्पादन साधन, मान लीजिए श्रम को ही हम ले लें, एक श्रमिक को ले लें, वो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाने के लिए सिर्फ वेतन या मजदूरी को नहीं देखेगा, उसको अन्य चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इस प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि उत्पादन साधनों की पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। अगली विशेषता है इसकी विक्रय लागतों का अभाव। तो पूर्ण प्रतियोगिता में यह माना जाता है कि वस्तु जहां निर्मित होती है, जहां उसका निर्माण हो रहा है, वहीं से वह किसी बिना किसी विज्ञापन के, कोई प्रचार नहीं करना है, कहीं ले नहीं जाना है, कोई परिवहन खर्चा नहीं लगेगा, और वहीं से उसका विक्रय हो जाता है, वहीं से वस्तु बिक जाती है। तो ये भी जो है हास्यास्पद लगता है कि वस्तु का बिना प्रचार किए, बिना उसको बाजार तक ले जाए, वहीं से वस्तु पूरी की पूरी बिक जाए। तो इस तरीके की सारी विशेषताएं जो है, जो हमने 7 विशेषताएं देखी हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता को काल्पनिक बाजार क्यों कहते हैं, तो लास्ट में आपको यही लिखना है कि ये सारी विशेषताएं चूंकि सामान्य जगत में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता को काल्पनिक बाजार कहा जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया है आपको समझ में आया होगा। और भी अगर आप मुझे सुझाव देंगे कमेंट्स के माध्यम से तो मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। उद्देश्य केवल यही है कि जो हमारे बच्चे हमसे संपर्क में नहीं हैं, हमारी क्लासों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, वो आने वाली परीक्षा में इस चीज़ को समझ जाएं। बात छोटी सी है, पूर्ण प्रतियोगिता से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इसको सही ढंग से देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो जितने भी नंबर का इसमें से आएगा आप उसका सही सही जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।